अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अब बात तमाम खबरों की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लगातार दुरुस्त करने में लगे हैं और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हेल्थ एटीएम का शुभारंभ उन्होंने किया है और यहां पर हेल्थ एटीएम चरगवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाया जा रहा है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया है। वहीं योगी सरकार आमजन की बेहतरीन चिकित्सा एवं इससे संबंधित जांच की जो सुविधाएं हैं इसको लेकर सरकारी अस्पतालों को युद्ध स्तर पर हाईटेक बनाने का काम कर रही है और इसी सिलसिले में हेल्थ एटीएम की स्थापना यह की गई है। यह जिले का पहला हेल्थ एटीएम होगा। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बांदा में सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शिरकत की है और बताया कि अपना दल एस का सदस्यता अभियान वृहद तरीके से पूरे प्रदेश में सभी मंडलों में यह चलाया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सदस्यता अभियान समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा है। इसके अलावा अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल के कार्यों और नीतियों को भी सदस्यता अभियान समारोह के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की तिथि 4 नवंबर की भी घोषणा की गई है। 2 सितंबर से अपना दल ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक मंडल के अंतर्गत बृहद सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है और इसी क्रम में आज चित्रकूट मंडल में हमने सदस्यता अभियान को शुरू किया है। बहुत सारे नए साथी अपना दल की सदस्यता ले रहे हैं। पार्टी का विस्तार करना है, आकार बढ़ाना है और आने वाले 4 नवंबर को हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन प्रस्तावित है। बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य हमने रखा है और चित्रकूट मंडल का दावा है कि सबसे ज़्यादा इस लक्ष्य में योगदान चित्रकूट मंडल का होने है। और वही गुजरात जेल में बंद अतीक अहमद की 3 और प्रॉपर्टी को आज कुर्क कर दिया गया है। प्रयागराज डीएम के निर्देश पर प्रयागराज और लखनऊ की प्रॉपर्टी पर आज ये बड़ी कार्रवाई की गई थी। एसएसपी प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे ने बताया है कि तीनों प्रॉपर्टी की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। और वही ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में 12 सितंबर को जिला कोर्ट ने केस की पोषणीयता को स्वीकार कर लिया। अब केस की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है और वहीं इसको लेकर हिंदू पक्ष अपनी रणनीति में लग गए हैं। उनकी तरफ से कार्बन डेंटिंग और एएसआई से भी सर्वे कराने की मांग ये की जा रही है। वहीं कोर्ट ने दोबारा से कमीशन से सर्वे कराने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह केस मां श्रृंगार गौरी के पूजा अर्चना के अधिकार को लेकर दायर की गई थी और यह जो सर्वे हुआ है अधूरा सर्वे है। इस सर्वे में पहले बाबा प्रकट हो गए हैं और पहले बाबा ने दर्शन दिया और अब यह सर्वे दोबारा से होना बाकी है। जब तक मां श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की तलाश पूरी नहीं हो जाती तब तक हम संतुष्ट नहीं होने वाले। दोबारा सर्वे में अभी कई तहखाने खुलने बाकी हैं। देखिए 7 रूल 11 पे जो आपत्ति लगाई थी मुस्लिम पक्ष यानी प्रतिवादी संख्या 4 ने आपत्ति लगाई थी कि ये वक्फ की संपत्ति है। इस नाते ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सरासर उल्लंघन है, इसलिए इस वाद को न सुना जाए, इसको खारिज किया जाए। यहाँ जबकि शुरू में ये सारी प्रक्रिया पूरी हुई थी, सीनियर जज सिविल डिवीजन ने भी सुना था। उसके बाद ये मामला जो है दावा जो एक्सेप्ट हुआ था उसके बाद ये हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने खारिज किया था। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया, हमारे दावों पे मुहर लगाया। उसने कहा कि नहीं, सीनियर जज यानी कि जिला जज जो है वाराणसी कोर्ट इस पे सुनवाई कर ले प्रायोरिटी से और तब जो है ये मामला जो है आगे बढ़े। कहा जाए तो भाई उसके पीछे जो है सबसे बड़ी मंशा कोर्ट ने मानने से ही इनकार कर दिया कि वक्फ की संपत्ति है और ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं से इस दावे को बाधित नहीं कर रहा है। और वही 14 से 18 तक विधान भवन के अंदर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर दिया जाने वाला धरना स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे ने कहा है कि अब 19 तारीख को विधानसभा सत्र की शुरुआत के दिन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च कर सभी विधायक विधान भवन पहुंचेंगे। कर्मचारियों की जब उत्तर प्रदेश में 19 सितंबर से उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र हो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और नेता प्रतिपक्ष ने
यह निर्णय लिया है कि 19 तारीख को किसानों के समर्थन में, बेरोजगारों के समर्थन में, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के समर्थन में, महिलाओं पर, बेटियों पर हो रहे अपराध के विरुद्ध, बढ़ती हुई महंगाई और लगाई जा रही लगातार बेतहाशा वृद्धि की जा रही जीएसटी के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग सदन में जो हिस्सेदारी लेंगे और हिस्सा बनेंगे, वो पैदल मार्च सारे हमारे माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, वो 19 तारीख को पैदल मार्च करके हाउस पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश के सदन में हम लोग पूरी मजबूती से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में इन मुद्दों को भी मजबूती से हम सब उठाएंगे। और प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने सपा से गठबंधन को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर जोरदार विराम लगाया है। सपा से गठबंधन के सवाल पर शिवपाल यादव ने सीधे ये कहा है कि प्रसपा की तैयारी है कि 2024 में सत्ता में रहना है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे 3 बार समाजवादी पार्टी से धोखा मिल चुका है, अब हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने यह तय किया कि समाजवादी पार्टी में नहीं जाना है। शिवपाल ने यह भी कहा कि गठबंधन के लिए अभी चुनाव दूर है, जो होगा चुनाव से 6 महीने पहले होगा। वहीं मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम नेताजी के होते हुए यह सोच भी नहीं सकते हैं कि हम नेताजी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। नेताजी स्वस्थ रहें, पहले भी जिताया था उनको और अब फिर से जिताएंगे। मुझे अभी कुछ पता नहीं है इस बारे में, मुझे अभी कुछ पता नहीं है। तो कुर्सी तो हमारी अलॉट है, पहले ही से अलॉट है, तो हम जहाँ अलॉट है वहीं बैठेंगे और वो तो अधिकार अध्यक्ष जी का है, अध्यक्ष जी का है। अगर करना होता तो पहले शुरुआत में ही करना चाहिए था, अब क्या तो अलॉट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगातार लगे हुए हैं और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हेल्थ एटीएम का शुभारंभ उन्होंने किया है। यह हेल्थ एटीएम चरगवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाया जा रहा है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया है। वहीं योगी सरकार आम जन को बेहतरीन चिकित्सा एवं इससे संबंधित जांच की सुविधाएं देने के लिए सरकारी अस्पतालों को युद्ध स्तर पर हाईटेक बना रही है और इसी सिलसिले में हेल्थ एटीएम की स्थापना की गई है। यह जिले का पहला हेल्थ एटीएम होगा। गोरखपुर जनपद को आज यहाँ पर हेल्थ एटीएम की सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक का क्या महत्व हो सकता है, उसका एक छोटा सा रूप है हेल्थ एटीएम। इस हेल्थ एटीएम में लगभग 55 प्रकार की जांचें एक जगह हम बैठ करके पूरी कर सकते हैं और वो अभी कुछ ही मिनट के अंदर, यानी कुल 3 से लेकर 5 मिनट के अंदर 55 प्रकार से की जांचें करते हुए दूर देश से दुनिया के कहीं भी जिस डॉक्टर के साथ पहले से ही आपने अपॉइंटमेंट लिया हो, अगर उस डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन की सुविधा यानी वीडियो कॉल की सुविधा होगी तो वहां से सीधे उस डॉक्टर के पास वह जांच जाएगी, वहां से वह दवा आदि प्रिस्क्रिप्शन क्या सावधानी आपको बरतनी है लिख करके आपको दे देगा और आप वहां से फिर अपने घर में जाकर के दवाई लेकर के आराम से अपने घर में जाकर के अपने उपचार करा सकते हैं। आपको बहुत दूर जाने की, उपचार के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सुविधा हेल्थ एटीएम आपको यहां प्रदान करने जा रहा है। और गाजियाबाद में मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। 5 अक्टूबर तक जिला प्रशासन को सर्वे की रिपोर्ट सरकार को सबमिट भी करनी है। सरकार की तरफ से 12 बिंदुओं पर मदरसों का सर्वे यह करवाया जा रहा है। जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हैं उनकी भी जांच लगातार की जा रही है। महाराजपुर में मदरसा जामिया अरबिया महराजुल उलूम करीब 25 सालों से यहां पर संचालित है। यह मदरसा मेरठ के
एक सोसाइटी से रजिस्टर्ड है लेकिन सरकार के पोर्टल पर नहीं है। मदरसे लगभग 250 बच्चे इसमें पढ़ते हैं। मदरसे के मुफ्ती शमीम कासमी का कहना है कि 2016 से सरकारी पोर्टल बंद है। मैंने कई बार जिला अल्पसंख्यक विभाग में मदरसों को रजिस्टर्ड कराने का प्रयास भी किया लेकिन पोर्टल बंद होने के कारण यह रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। मदरसे की फंडिंग के सवाल पर मुफ्ती साहब ने कहा कि इलाके के लोगों के सहयोग और चंदे से यह मदरसा चल रहा है। सर्वे की बात पर मुफ्ती साहब ने कहा है कि सरकार मदरसों में बेवजह की चीजें कर रही है। सरकार को अपने जरूरी कामों पर ध्यान देना चाहिए। जितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके संबंध में एक जांच कराने हेतु शासन से निर्देश आए हैं, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा तीनों तहसीलों में टीमें गठित की गई हैं, जिसमें उप जिलाधिकारी, BSA तथा माइनॉरिटी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर को मेंबर बनाया गया है। उक्त के संबंध में हमारे तीनों तहसीलों में जांच हेतु जो रेवेन्यू टीम है तथा खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर पे टीम्स लगाई गई हैं, जो आज से सर्वे का कार्य प्रारंभ कर रही हैं। और जेल में बंद बाहुबली विधायक रमाकांत यादव ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने जेल प्रशासन पर प्रताड़ना करने का आरोप भी लगाया। रमाकांत यादव का यह पत्र सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। रमाकांत यादव ने पत्र में 24 साल पूर्व की एक मुकदमे में जारी NBW के तहत उसके बाद उन पर फर्जी आरोप लगाकर कई मुकदमे दर्ज कर जेल में उनको बंद रखा गया। रमाकांत यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण पर गंभीरता से वो विचार करते हुए सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही है। और रेल मंत्रालय अब भारत दर्शन ट्रेनों पर कास्टिंग सब्सिडी बंद कर दी गई है और इससे श्रद्धालुओं के जो सस्ते सफर पर अब मानो ग्रहण सा लग गया है। रेलवे भारत दर्शन की जगह अब स्वदेश दर्शन ट्रेनें चलवाई जाएंगी, जिससे कि धार्मिक स्थानों का भ्रमण करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को अब पहले की अपेक्षा 1.5 गुना तक खर्च करना पड़ेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। रेल मंत्रालय ने अब भारत दर्शन ट्रेनों पर कास्टिंग सब्सिडी बंद कर दी है। इससे श्रद्धालुओं के सस्ते सफर पर ग्रहण लग गया है। रेलवे भारत दर्शन की जगह अब स्वदेश दर्शन ट्रेनें चलाएगी। धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को अब पहले की अपेक्षा 1.5 गुना तक खर्च करना पड़ेगा। IRCTC को भी अब यात्रा महंगी होने से यात्रियों की कमी होने का डर सता रहा है। भारत दर्शन ट्रेनों के कोच ही स्वदेश दर्शन ट्रेनों में चलेंगे, जिसमें खास बदलाव नहीं होगा। अभी तक जो सफर करीब 11 से 12 हजार रुपए में तय होता था, अब उसी सफर के लिए यात्रियों को 16 से 17 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। स्वदेश दर्शन ट्रेनों का सफर 15 अक्टूबर से शुरू होगा। सब्सिडी खत्म करने के निर्णय से भारत दर्शन ट्रेनों में सफर करने वाले श्रद्धालुओं में खासा रोष है। पहली स्वदेश दर्शन 824 पर्यटकों को लेकर अक्टूबर 15 को गोरखपुर से रवाना होकर लखनऊ होते हुए ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर, ज्योतिर्लिंग, भेट द्वारिका व शिवराजपुरी के लिए जाएगी। फिलहाल इस बढ़ी हुई रकम के बाद अब यात्रियों में गिरावट आने की भी आशंका है और इसके अलावा जिस तरह से दाम बढ़ाए गए हैं उससे श्रद्धालुओं में रोष साफ नजर आ रहा है। रेल मंत्रालय अभी तक भारत दर्शन ट्रेनों से लोगों को देश भर में भ्रमण और पर्यटन की सुविधा दे रहा था, लेकिन कोरोना के बाद से हाल ही में भारत दर्शन ट्रेनों में दी जाए सब्सिडी रेलवे ने खत्म कर दी है और उसके बाद स्वदेश दर्शन ट्रेनों के संचालन की भूमिका शुरू की गई है। ये काम IRCTC को सौंपा गया है। IRCTC ने स्वदेश दर्शन ट्रेनों में लोगों को आइटनरी कम करते हुए उसके बढ़े हुए किराए की कटौती कर दी है और कोशिश की जा रही है कि जो इस ट्रेन में 1.5 से ज्यादा किराया न पड़े। IRCTC के चीफ रीजनल मैनेजर कुमार सिन्हा ने बताया, एक नई योजना IRCTC स्वदेश दर्शन की लेके आई है, जो भारत दर्शन के तर्ज पे ही है। हम स्वदेश दर्शन यात्रा के माध्यम से भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों को और जो रमणीक स्थल हैं उनका भ्रमण कराते हैं। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। और वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर CM धामी ने सबसे पहले गंगोत्री धाम में दर्शन किए और मां गंगा की आरती भी उतारी है। इसके बाद रक्तदान, ग्लेशियर और दूसरे 3 पर्वत चोटी पर जा रहे पर्वतारोहियों और पतंजलि आयुर्वेद निम IMF के संयुक्त
अभियान दल को फ्लैग ऑफ भी उन्होंने किया है। इस दौरान बाबा रामदेव ने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राज्य बनाने की उन्होंने बात कही है। और आपको यह भी बता दें कि 42 साल के बाद रक्तदान ग्लेशियर पर यह टीम चढ़ाई करेगी। 1981 के बाद आज तक रक्तवन में किसी टीम ने चढ़ाई नहीं की है। रक्तवन आरोहणीय की ऊंचाई 23,000 फीट है और संयुक्त टीम इन चोटियों पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की खोज भी करेगी। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सड़क पर बैठकर मौन धारण ये किया है। और आपको बता दें कि रामनगर रानीखेत मुख्य मार्ग मोहान क्षेत्र से रानीखेत मार्ग के लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने में विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सड़क में बैठकर यह मौन व्रत किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की जमकर निंदा करते हुए सरकार को चेताने का काम भी किया है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कराने की सरकार से लगातार मांग है। 2 महीने के अंदर निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर 24 घंटे भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी भी दी है। और जो गड्ढे हैं वो आप सब देख रहे हैं और इससे और आगे जाइए तो बुरी हालत है, क्योंकि यहाँ से बेताल घाट की सड़क की भी बुरी हालत है, इसलिए हमने इस एरिया को छांटा। अभी आपको मेरिया की तरफ को जाइए और बुरी हालत है। नीचे धनगढ़ी के पास में चले जाइए, पता नहीं सारे दुनिया भर के पुल बन रहे हैं, वो भी नहीं बन रहा है। तो ये सड़क निरंतर उपेक्षा की शिकार है दे रहे हैं। और मैंने तय किया है यदि इसमें अगले 1-2 महीने में ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और इसको सड़क को ठीक नहीं करते हैं तो फिर हम मोहान में बैठेंगे, 24 घंटा उपवास करेंगे। और हिंदी दिवस के मौके पर देहरादून में भाषा संस्थान ने प्रदेश के सैकड़ों छात्रों को सम्मानित किया है। जिन छात्र छात्राओं ने हिंदी भाषा के साथ पंजाबी, उर्दू और अरबी भाषा में अच्छे नंबर लाए हैं, उनको यह सम्मान दिया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि हिंदी मार्केटिंग की स्थिति में जो ग्लोबल संभावनाएं बन रही हैं, उससे भारतीय हिंदी टीचर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा है कि प्रदेश में 3 अलग अलग बोली जाने वाली गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा को एक समान मिले। और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से मान्यता के लिए आवेदन भी उन्होंने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी क्षेत्र में पुरस्कार देने की यह पहल की है ताकि भाषाओं का उत्थान हो सके। आज हिंदी दिवस है, पहले तो प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज भाषा संस्थान के तहत हम लोगों ने पूरे प्रदेश के उन बच्चों को जिन्होंने हिंदी में बहुत अच्छे नंबर लाए और तकरीबन सैकड़ों बच्चे जो 100 के आसपास जिनके मार्क्स आए हैं, उनको पुरस्कृत करने के साथ साथ पंजाबी भाषा, उर्दू भाषा और अरबी भाषा, इनके बच्चों को पुरस्कृत किया। और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बनने के बाद शादाब शम्स कलियर शरीफ दरगाह पहुंचे हैं, जहां पर उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल, नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। जिस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उन्होंने दरगाह साबिर पाक के बारे में टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कलियर विधानसभा और आसपास के बारे में यह बयान दिया था, जबकि दरगाह को लेकर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा और उनकी पूरी आस्था दरगाह में है। उनकी मंशा कलियर और आसपास से बुराई को समाप्त करना था, यह उन्होंने कहा है। और इसके साथ ही वे राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों के लोगों से सहयोग की अपील भी करते हैं। यह आस्थाने पे आज हम खड़े हैं और पीरान कलियर विधानसभा का नाम है। पीरान कलियर कलियर है वो एक गांव का नाम है। मैंने कलियर की बात की है, मैंने आस्थाने की बात नहीं की। ये दरगाह शरीफ तो मैं हमेशा आप लोगों के बीच यहाँ आता रहता हूँ और मेरा अपना अकीदा है इस साबिर पाक की दरगाह पे। यहाँ जब मैंने जो मांगा है वो हम सबको मिला है। कुछ लोग नासमझी की वजह से इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमने दरगाह साबिर पाक के बारे में कुछ कहा है। दरगाह के बारे में कुछ नहीं कहा गया। पीरान कलियर एक विधानसभा का नाम है। ये जो बात कही गई ये विधानसभा के बारे में कही गई और मैं ये कह रहा हूं कि हम सब लोगों को मिलकर राजनीति से ऊपर उठकर इस गंदगी को साफ करने की जरूरत है। जिस तरह की भी गंदगी यहाँ है उसको सफाई करेंगे। और देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पार्टी 17 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन करने जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि 16 सितंबर को पार्टी सीएम धामी के जन्म दिवस को प्रदेश भर में संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों को लेकर सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट मोड, निर्देश मोड, क्योंकि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद पहला कार्यक्रम प्रभारी मंत्री के दृष्टिकोण हमने दिए हैं। प्रभारी मंत्री सब जाएंगे, प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है, मुख्यमंत्री जी का संकल्प दिवस का उनका जन्म दिवस है, उस दोनों कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री रहेंगे। और पूरे जिले के हमने ये भी तय किया है, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी अपने विधायक मंत्री के साथ बैठने वाला हूँ, हमने ये भी तय किया जिले में जाने के बाद जिला हेडक्वार्टर नहीं है, जिले में जाने के बाद मंडल स्तर भी है, तो हमारे अनेकों मंडलों में कार्यकर्ता उनकी विषय भी आएगा। और हम ये भी तय करेंगे कितने मंत्री कितने मंडलों तक गए, ऐसा कोई मंडल तो जहाँ मंत्री का प्रवास ना हो। और जिला केंद्र जाना नहीं, जिला केंद्र में प्रवास भी हमने उसमें निर्धारित किया है। और हल्द्वानी में आज युवाओं ने जन आक्रोश रैली निकाली है। एकता मंच के बैनर तले कुमाऊं भर से सैकड़ों बेरोजगार युवा इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान सरकार से भर्तियों में हो रही गड़बड़ी और पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। इस दौरान युवाओं के सामाजिक संगठन भी पहुंचे हैं, साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और साथ ही विधायक सुमित हृदयेश भी हाथों में काली पट्टी बांधकर जन आक्रोश रैली में शामिल हुए हैं। युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। युवाओं ने पंथ पार्क से तिकोनिया पार्क तक ये रैली निकाली है और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भेजा है। इस दौरान युवाओं ने कहा कि सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। आरोप यह भी लगाया कि अपने सगे संबंधियों को नौकरी दी जा रही है, लेकिन योग्य युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। एक दो नंबर संभाल रुक जाते हैं हम, लेकिन ये नेता लोग अपने लोगों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इनको इस गद्दी पे बैठे हैं क्या? सरकार है ये युवाओं की आवाज को दबाने का काम कर रही है। हम यहाँ एक हफ्ते से रैलियों की तैयारियां कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस बल कितना खड़ा है। क्या सरकार हिटलरशाही पे उतर गई है? प्रशासन भी पूरी तरीके से इस रैली को फेल करने के चक्कर में रुका हुआ है। काशीपुर में कई जगह हमारी बसें रोक दी गई हैं, रामनगर में रोक दी गई हैं, पर फिर भी युवा है कि रुकने का नाम नहीं लेगा। पूरे प्रदेश में जो है एक व्यापक जन आंदोलन जो है राज्य गठन के बाद ये शुरू हुआ है और इसको अंजाम तक पहुंचा कर युवा मानेंगे, युवा रुकने वाले नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।